नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल समाजशास्त्र विद मनीश्वर। मित्रों, इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे टॉप 100 क्वेश्चंस पर और उन क्वेश्चंस का कंप्लीट डिस्कशन आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। आप लोग हमारे लेक्चर के साथ बने रहें और उसमें से अधिकतम प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे और ये लगातार क्वेश्चंस पेपर की सीरीज स्टार्ट की जा रही है, जहाँ जो आपकी सफलता सुनिश्चित करने में सहायक साबित होगी। हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं उससे पहले बता दें कि हमारे पेड ग्रुप अवेलेबल है। 7054161270 पर कॉल कर सकते हैं आप लोग और आप पेड ग्रुप ले सकते हैं और हमारे पेड ग्रुप को आप किसी भी पेड ग्रुप से कंपैरिजन कर लीजिए। अधिकतम से अधिकतम प्रश्न हमारे यहाँ से आएंगे। एक तो ये पहली बात है। दूसरी बात है कि संपूर्णता में जो है लेक्चर को रिकॉर्ड किया जाता है विदाउट बहुत ही क्लियरिटी के साथ, जिससे आपको पढ़ने में समझने में बहुत ही सुगमता हो। हर टॉपिक पर ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल देकर समझाने की कोशिश की जाती है, क्योंकि एक वास्ट सिलेबस को शब्दशः रटा नहीं जा सकता। तो ये मेरी स्ट्रेटजी है जिसके साथ आप जुड़कर अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। अब हम लोग सीरीज स्टार्ट करते हैं। जैसे क्वेश्चन है कि संरचनात्मक प्रश्न है, संरचना प्रयोगवादी या संरचनात्मक प्रकारवादी, संरचनात्मक प्रकारवादी कौन है? पहला ऑप्शन मर्टन, दूसरा ऑप्शन लोवी, तीसरा ऑप्शन दोनों और चौथा ऑप्शन है नन। तो संरचनात्मक जो रॉबर्ट किंग मर्टन है और जो एच.आर. लोवी हैं, ये दोनों जो है संरचनात्मक प्रकारवादी हैं। आपको ये पता हो कि स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म होता क्या है। इस पर यदि किसी ने एम.एन. श्रीनिवास को पढ़ा हो तो उन्होंने स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में बताया है। जैसे संरचना, अगर मान लो ये पूरा समाज है तो इसकी एक संरचना होती है और यह संरचना मिलकर कैसे काम करती है, इसके अंतर्गत विभिन्न फंक्शंस होते हैं, विभिन्न प्रकार होते हैं, जैसे विवाह, परिवार, नातेदारी इत्यादि इत्यादि, मित्र मंडली, स्कूल, विद्यालय, औपचारिक संस्थान, ये सब कुछ इसके अंदर की प्रकार हैं। और जो संरचना और प्रकार आपस में एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं। पार्सन्स कहते हैं, जो है एम.एन. श्रीनिवास कहते हैं संरचना का परिवर्तन और संरचना में परिवर्तन, दो शब्द प्रयोग करते हैं। संरचना का परिवर्तन कहने से उनका आशय होता है संपूर्ण संरचना में परिवर्तन, जबकि संरचना में परिवर्तन कहने से आशय होता है संरचना के अंतर्गत व्यवस्था में परिवर्तन, व्यवस्था में परिवर्तन। तो इस तरीके से इंगित किया जाता है। और रॉबर्ट किंग मर्टन और लोवी दोनों संरचनात्मक प्रकारवादी चिंतक हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। कहा जा रहा है धर्म का प्रगतिवादी सिद्धांत किसने दिया? क्वेश्चन है धर्म का प्रगतिवादी सिद्धांत किसने दिया? पहला ऑप्शन मैरेट, वेबर, ब्राउन, दुर्खीम। चार ऑप्शन दे रखे हैं। प्रगतिवादी सिद्धांत किसने दिया है, यह क्लियर होना चाहिए। और ये धर्म का जो प्रगतिवादी सिद्धांत है, देखो वेबर की पुस्तक का नाम क्या है? प्रोटेस्टेंट इथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, जिसमें वो धर्म को जो है ऐसा आर्थिक व्यवस्था के लिए भी आधार बताते हैं। रेडक्लिफ ब्राउन धर्म के प्रगतिवादी सिद्धांत के बारे में चर्चा करते हैं। ये आपके उत्तर में क्लियर होना चाहिए। और जो इमाइल दरखाम है, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की अरुणिता जनजाति का अध्ययन किया था और धर्म को सामाजिक सुदृढ़ता के लिए अनिवार्य तत्व मानते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि समाज का निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ सही है? समाज का निम्न में से कौन सा अर्थ
सही है। पहला, मनुष्यों का समूह। दूसरा, एक सामाजिक व्यवस्था, एक समाज व्यवस्था। तीसरा, संबंधों की व्यवस्था, संबंधों की व्यवस्था। समाज का निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ सही है? तो अगर हम इसको टिक करें तो आमतौर पर यह प्रश्न जो लोग ठीक से नहीं पढ़े होंगे उनका गलत हो जाएगा, वो लिख देंगे मनुष्यों का समूह है, जबकि ऐसा नहीं है। समाज क्या है? सामाजिक संबंधों का जाल है, सोसाइटीज वेव ऑफ सोशल रिलेशनशिप। तो ये क्या हुआ? संबंधों का व्यवस्था या संबंधों का जाल, ये विकल्प सही होगा। मकारोन पेज ये सब बातें कह रहे हैं। अगला है, और यह भी आपको पता हो कि समाज अमूर्त व्यवस्था है। र्यूटर की एक पुस्तक है सेन सोसाइटी, उसमें र्यूटर ने यह कहा है कि समाज एक अमूर्त व्यवस्था है। अगला प्रश्न आता है, नातेदारी का संबंध, नातेदारी के संबंध में, नातेदारी के संबंध में बताइए। पहला ऑप्शन है दुर्खीम, दूसरा ऑप्शन है कर्वे, तीसरा ऑप्शन है मार्क्स, और चौथा ऑप्शन है लोवी। अब आपको बताना है नातेदारी व्यवस्था के बारे में कि नातेदारी व्यवस्था के बारे में सबसे सटीक व्याख्या किसने की है। तो जब आप ये प्रश्न का जवाब दे रहे होंगे तो इसका जवाब इरावती कर्वे लगाएंगे। किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया इनके पुस्तक का नाम है, और अपनी पुस्तक में इन्होंने उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पश्चिमी भारत और पूर्वी भारत के नातेदारी व्यवस्था का डिटेल में जिक्र किया है, जो सबसे सराहनीय, महत्वपूर्ण, उपयोगी कार्य माना जाता है। अगला प्रश्न है, संस्था की विशेषताएं। संस्था की विशेषता है, पहला ऑप्शन है नियम आधारित तंत्र, दूसरा व्यक्तियों का तंत्र, तीसरा मूर्तता, चौथा सभी सही। आप लोग बताइए इसका जवाब क्या होगा। मैंने अपने कल के ही लेक्चर में बताया कि संस्था सदैव अमूर्त होती है क्योंकि यह नियमबद्ध व्यवस्था है। तो देखो सीधा सा प्रश्न आपको टकरा रहा है कि संस्था जो है नियम आधारित तंत्र है, नियम आधारित व्यवस्था है, संस्था रूल बेस्ड प्रोसेस है। अगला प्रश्न आता है, वैवाहिक नातेदारी के संबंध में क्या सही है? वैवाहिक नातेदारी लिखा हुआ है, पहला ऑप्शन ले लेते हैं पति पत्नी, दूसरा ऑप्शन लेते हैं पिता पुत्र, तीसरा ऑप्शन लेते हैं दोनों, और चौथा नन। अब विवाह के माध्यम से क्या पिता पुत्र जुड़ते हैं? नहीं, ये तो वंशानुगत। पति और पत्नी विवाह के माध्यम से जुड़ते हैं। डायरेक्ट प्रश्न है, इसमें तो जो जिसने सोशियोलॉजी कभी नहीं पढ़ी है वो भी इस प्रश्न को टिक करेगा।
सोशियोलॉजी में मेरिट सदैव ज़्यादा जाती है, इसलिए जो ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, सांस्कृतिक पिछड़ापन। सांस्कृतिक पिछड़ापन या कल्चरल लैग का कंसेप्ट किसने दिया है? मेरे कल के लेक्चर में आप जाइएगा, आपको यह प्रश्न मिल जाएगा। सांस्कृतिक पिछड़ापन, ऑगबर्न निमकॉफ, मैकाइवर एंड पेज, मार्क्स, नन। सांस्कृतिक पिछड़ापन मैंने कल बताया था कि होता क्या है। जब अभौतिक संस्कृति भौतिक संस्कृति से पीछे रह जाती है तो उसे कल्चरल लैग या सांस्कृतिक पिछड़ापन कहते हैं, और इसका जवाब है ऑगबर्न एवं निमकॉफ। मेरे लेक्चर में कल जाइए और देखिए, आपको इसका जवाब मिल जाएगा। अगला प्रश्न, भौतिक एवं अभौतिक संस्कृति में किसने भेद किया? ऑप्शन है मैकाइवर एंड पेज, दूसरा ऑप्शन है दुर्खीम, तीसरा ऑप्शन है ऑगबर्न एंड निमकॉफ। ऑगबर्न एंड निमकॉफ। अब इसका जवाब लगाएंगे भौतिक संस्कृति भौतिक संस्कृति। तो अभी पीछे ही मैंने बताया है, पीछे ही प्रश्न में, कि इसके बीच में ये सांस्कृतिक विलंबना का कंसेप्ट इससे जुड़ा हुआ है। ऑगबर्न एंड निमकॉफ जवाब इसका सही होगा। अगला प्रश्न, कारागार को किसने समुदाय कहा? कारागार को किसने समुदाय कहा? मेरे लेक्चर जो लोग देख रहे हैं उनको क्लियर होगा। यह प्रश्न भी मेरे लेक्चर से है। ऑप्शन लेते हैं। पहला ऑप्शन है मैकाइवर, दूसरा ऑप्शन है मजूमदार, तीसरा ऑप्शन लेते हैं दरखाइम, इमाइल दरखाइम। कारागार को मैकाइवर ने समुदाय कहा है ना, और मैंने कल अपने लेक्चर में बताया था कि पार्सन्स इसी को द्वितीयक संस्था कहते हैं, सेकेंड इंस्टीट्यूशन, जिसमें वो क्या क्या चीजें रखते हैं? कारागार को, पालना गृह को, वृद्धावस्था आश्रम को, वैश्यावृत्ति को सेकेंडरी इंस्टीट्यूशंस कहते हैं। वो कहते हैं ये भी समाज के लिए आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं। परिस्थिति का आधार, परिस्थिति का आधार नहीं है। क्या नहीं भैया? पहला ऑप्शन लेते हैं, चोरी से धन इकट्ठा करना, एकत्र करना। दूसरा, शिक्षण से धन एकत्र करना। तीसरा, स्मगलिंग से धन एकत्र करना। ऑप्शन है, चौथा है एक, विकल्प एक
और 3 सही हैं। आप लोग क्या लगाएंगे इसे? पहला और तीसरा ये प्रस्तुति के आधार नहीं है। आपको पता हो कि प्रस्तुति और भूमिका एक ही दो सिक्के के दो पहलू हैं, ये किसने कहा है ना। साथ ही प्रस्तुति का मतलब है स्टेटस और भूमिका का मतलब है रोल। समाज में और ये जो प्रस्तुति है, प्रदत्त प्रस्तुति, अर्जित प्रस्तुति, प्रदत्त और अर्जित दो रूपों में आपको देखने को मिलती है। प्रदत्त क्या है? जो आपको समाज देता है। अर्जित प्रस्तुति क्या है? जिसे आप प्राप्त करते हैं। लिंटन ने इनके बारे में सबसे ज्यादा राय रखी है, स्टडी ऑफ मैन उनकी पुस्तक का नाम है, तो ये आपको क्लियर रहे। अब चोरी से धन इकट्ठा करना, स्मगलिंग करना समाज इसकी इजाजत नहीं देता, ये स्टेटस को इनहांस नहीं करते। जो लोग मेरे लेक्चर को देख रहे हैं लगातार, ये आपको आए हुए प्रश्न मिलेंगे। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रकीर्णवादियों ने किन कार्यों को सम्मिलित किया? शामिल किया। पहला समन्वयात्मक, दूसरा है असमन्वयात्मक। सी है या तीसरा है कह सकते हो दोनों, चौथा है कोई नहीं। तो समाजशास्त्र की अगर हम दो शाखाएं देखें तो एक स्वरूपात्मक है, एक समन्वयात्मक, मुख्य दो शाखाएं हैं। और प्रकीर्णवादियों ने बेसिकली दोनों को शामिल किया है अपने काम में, दोनों को शामिल किया है। समन्वयात्मक संप्रदाय के फाउंडर हैं दुर्खीम, और असमन्वयात्मक या स्वरूपात्मक संप्रदाय के फाउंडर हैं जॉर्ज सिमेल। जॉर्ज सिमेल। तो ये आपको क्लियर रहना चाहिए, पूछ लेता है कौन से दो संप्रदाय हैं, इनके फाउंडर कौन हैं। ये एकदम सीधे से प्रश्न है जो आपके एग्जाम में आकर टकराएंगे जब आप लोग एग्जाम दे रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न में कहा जा रहा है कि जजमानी व्यवस्था क्या है? जजमानी व्यवस्था, पहला ऑप्शन, जजमानी व्यवस्था में एक दूसरे की सेवा करना। परस्पर निर्भरता। तीसरा दोनों। इसका जवाब क्या होगा? दोनों। कैसे दोनों होगा? अब आपको क्या समझना है, जजमानी व्यवस्था के बारे में किसने बताया? विलियम वाइजर ने। विलियम वाइजर ने स्टडी कहां की है? करीमपुर की स्टडी इन्होंने करी, विलियम वाइजर ने। और बताया कि दो हैं इसमें, दो तंत्र, एक होता है यजमान या जजमान और दूसरा होता कमीन, यानी सेवा प्रदाता और सेवा लेने वाला। तो इस तरह से आपका क्लियर हो गया। ये भी मेरे लेक्चर से क्वेश्चन है और मैं एक तरफ से प्रश्न ले रहा हूं, ऐसा नहीं कि जो प्रश्न कोई ऐसा नहीं ले रहा हूं। फिर अगला क्वेश्चन, कार्य और उत्पादकता का तार्किक संगठन ही पूंजीवाद। कार्य एवं उत्पादकता का तार्किक संगठन ही पूंजीवादी उद्यम है। किसने कहा है ये? आंसर ले लेते हैं। पहला ऑप्शन मार्क्स, दूसरा हीगल,
तीसरा वेबर। अब जब आप इस प्रश्न का जवाब दे रहे होंगे, ये भी मैंने थिंकर्स नहीं पढ़ा है और थिंकर्स पेड ग्रुप के लिए अवेलेबल हैं, कुछ वीडियोस मैंने यूट्यूब पर डाले हुए हैं। कार्य एवं उत्पादकता का तार्किक संगठन ही पूंजीवाद का जो है पूंजीवादी उद्यम है। आपने कभी तार्किक क्रिया, अतार्किक क्रिया, ये पैरेटो की पढ़ी होगी, और जो वेबर हैं वो 3-4 प्रकार की क्रियाओं की बात करते हैं, परंपरागत क्रिया, करस्माई क्रिया, तार्किक क्रिया, है ना, इस तरीके की बातें करते हैं। तो यहां से जब आप इसको पकड़ेंगे तो आप इसका जवाब मैक्स वेबर लगाएंगे। अगला प्रश्न बहुत इजी, सामाजिक क्रिया का अध्ययन, सामाजिक क्रिया का अध्ययन पार्सन्स ने किस पुस्तक में किया है? पार्सन्स ने किस पुस्तक में किया है? तो पार्सन्स की एक सबसे फेमस पुस्तक है सोशल सिस्टम। सोशल सिस्टम, इसमें उन्होंने किया है, या 2-3 पुस्तकें लिख भी दी जाएं तो इसका जवाब मैंने पहले बता दिया। सोशल सिस्टम 1951 में पुस्तक आई थी, और वो सामाजिक क्रिया के अंतर्गत पार्सन्स क्या बातें बताते हैं? साधन और साध्य दोनों में जो सामाजिक क्रिया हो अनुलोम संबंध होने चाहिए। और पार्सन्स के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो एजेल का मॉडल देते हैं, फंक्शनल प्रीरिक्विजिट की बात करते हैं, है ना, 6-5 बातें उसमें बताते हैं, प्रकारात्मक पूर्व आवश्यकताओं की बात करते हैं। तो ये सब डायरेक्ट चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ मुँह ज़बानी, ये पूछ ली जाते हैं, इनको आप लोग नोट करते चलिए। अगले प्रश्न पर आते हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि इंडियाज चेंजिंग विलेज, इंडियाज चेंजिंग विलेज बुक किसने लिखी है? पहला ऑप्शन है G.S. घुरिये, S.C. दुबे, दरखाइम, इमाल दरखाइम। इंडिया चेंजिंग विलेज पुस्तक को लिखा है गोविंद सदाशिव घुरिये ने, गोविंद सदाशिव घुरिये ने। S.C. दुबे ने फ्रेंड्स इंडियन विलेज पुस्तक लिखी है, इंडियन विलेज S.C. दुबे ने पुस्तक लिखी है। और इमाल दरखाइम की पुस्तकें हैं डिवीजन ऑफ लेबर, सुइसाइड, एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, इत्यादि इत्यादि। ये सारी चीजें जो मैं बोल रहा हूं, ये सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं, और ये भी मेरे लेक्चर्स हैं, अगर आप हमारा पुराना लेक्चर उठा के देखें। अगला प्रश्न, समाजवाद क्या है? इसको मैं नए नजरिए से बताऊंगा जो किसी ने नहीं बताया होगा। समाजवाद क्या है? ऑप्शन है वह व्यक्ति जो अलौकिक शक्ति रखता है, अलौकिक कपड़ा, अलौकिक शक्ति रखता है। दूसरा ऑप्शन है संबंध रखता हो। तीसरा ऑप्शन है संबंध ना रखता हो, ना रखता हो। तो बेसिकली समाजवाद जो संबंध रखता हो, ये तो एक अलग प्रकार से बनाया गया क्वेश्चन है, लेकिन इसकी मैं व्याख्या बताता हूं। समाजवाद के बारे में जो सबसे ज्यादा काम किया गया है वो काम किया गया है मार्क्स के द्वारा, और वो समाज की जो अवस्थाएं बताते हैं उसमें समाजवाद एक बीच की अवस्था है। वो कहते हैं समाजवाद में जो राज्य है और जो वर्ग है
वो दो बातें बताते हैं, एक तरफ समाजवाद नाम लेते हैं और एक है साम्यवाद। समाजवाद के अंतर्गत वो कहते हैं कि एक संक्रमणकालीन अवस्था है साम्यवाद में पहुंचने की। इसमें कहते हैं कि राज्य तो बना रहेगा लेकिन वर्ग का विलोप हो जाएगा, वर्ग समाप्त हो जाएगा क्रांति जब होगी, और उसके आगे जब और लोग आगे प्योरीफाइड होंगे तो ना तो वर्ग बचेगा और ना राज्य बचेगा, दोनों समाप्त हो जाएंगे, दोनों में से कोई नहीं बचेगा। तो आप लोग इस डायग्राम को बना लीजिएगा, आमतौर पर इसे लोग बता नहीं पाएंगे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। कहा जा रहा वाई पी ग्लॉक ने धर्म की क्या विशेषता दी? एकदम नया प्रश्न, क्या व्यवस्था दी? अब जैसे ये प्रश्न मेरे लेक्चर से नहीं है, मैं जो बातें नहीं है वो खुलकर कहता हूं, एकदम नया प्रश्न है। उन्होंने विश्वास, इसमें ऑप्शन है विश्वास, दूसरा ऑप्शन है अनुभव, तीसरा ऑप्शन है क्रिया और चौथा ऑप्शन है आल। तो वाईपी ग्लॉक ने जो धर्म की बातें बताई हैं उसमें विश्वास, अनुभव, क्रिया ये तीनों शामिल है, अर्थात विकल्प 4 सही है। अब धर्म की बात करने वालों में टायलर का नाम, ये नाम याद कर लीजिएगा, मैक्स मूलर का नाम, दुर्खीम का नाम या दरखाइम का नाम, मेलिनोवस्की का नाम, फ्रेजर का नाम, जादू वगैरह की बात करते हैं, ब्राउन का नाम, ये प्रमुख नाम है जो धर्म से संबंधित है, जिनके बारे में ठीक तरीके से जानकारी होनी ही चाहिए। अगले प्रश्न पर आते हैं जिसमें कहा जा रहा है कि सही संबंध क्या है। सही संबंध क्या है? पहला ऑप्शन सही मिलान करना है, पहला ऑप्शन बना, दो ऑप्शन बनाएंगे इसमें, पितृवंशीय वंशानुगत स्थिति, इसमें पितृबंधु होते हैं, और दूसरा है माता पिता वंश पद्धति, इसमें मातृवंशी कहेंगे। तो इसका सही मिलान होगा पितृवंशी वंशानुगत स्थिति में, मतलब पितृबंधु होंगे, यानी कि पिता की ओर के संबंधों को प्रमुखता दी जाती है। सिंपल प्रश्न है, हर कोई इसे कर लेगा। अगला प्रश्न है सामाजिक संरचना की भूमिका किसने बताई? सामाजिक संरचना की भूमिका, ये डायरेक्ट प्रश्न है, जो लोग कीवर्ड्स जब मैं बताता हूं पकड़े होंगे तो इसको सही कर ले जाएंगे। पहला ऑप्शन है एसएफ नडेल, दूसरा ऑप्शन है मर्टन, तीसरा ऑप्शन है लिंटन। लेकिन यह सामाजिक संरचना, अभी मैंने बताया था संरचनात्मक प्रकारवादी चिंतक, उसमें नडेल, मेलिनोवस्की, ब्राउन ये सब नाम लिए थे, तो इसका जवाब है नडेल। ये भूमिका पर बहुत फोकस करते हैं, सामाजिक संरचना की भूमिका पर, आपको इसका जवाब पता हो। अगला प्रश्न है, बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है,
प्रकट प्रकार्य का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन ले लेते हैं, मर्टन, दुर्खीम, पार्सन्स। मर्टन, दुर्खीम, पार्सन्स। तो ये इसका कंसेप्ट दिया है रॉबर्ट किंग मर्टन ने। अब प्रकट प्रकार क्या है? वे कार्य हैं जो दृष्टिगोचर हैं, दृष्टिगोचर हैं, दिखाई देते हैं, वो प्रकट प्रकार हैं। अगला कंसेप्ट है सामाजिक समझौता सिद्धांत से कौन नहीं जुड़ा है? सामाजिक समझौता सिद्धांत। सामाजिक समझौता सिद्धांत ऑप्शन में है मैलिनोवस्की, हॉब्स, लॉक। ऑप्शन है 2 और 3। तो मैलिनोवस्की का इससे कोई सरोकार नहीं है, यह कंसेप्ट दिया है हॉब्स, लॉक के द्वारा, यानी ऑप्शन 4 सही हुआ, यानी विकल्प 2 और 3 सही हुए। अगला प्रश्न आता है, इसमें कहा जा रहा है रेसेस एंड कल्चर इन इंडिया। रेसेस एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया। यह भी रटा रटाया क्वेश्चन है। यह बुक किसने लिखी है? ऑप्शन है पहला R.K. मुखर्जी, D.N. मजूमदार। इसका जवाब सही होगा D.N. मजूमदार ने। D.N. मजूमदार ने इसे लिखी है। रेसेज एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया D.N. मजूमदार की लिखी पुस्तक है। अगला प्रश्न लेते हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि जनजाति क्या है? ऑप्शन है संस्था, समुदाय, समिति। इस प्रश्न का जवाब देने के लिए किसी भी प्रकार से समाजशास्त्र को बहुत गंभीरता से पढ़ने की आवश्यकता नहीं, एकदम इजी प्रश्न है। देखो, संस्था क्या है? नियमबद्ध व्यवस्था है, तो जाहिर सी बात है ये तो नहीं होगा। समिति क्या है? ऐच्छिक सदस्यता है, तो ये तो नहीं होगा। समुदाय है इसका जवाब, क्योंकि जब एक खास मनोवृत्ति, खास सांस्कृतिक विशेषताएं, खास भाषा बोली बोलने वाले लोग एक जगह पर रहते हैं तो एक समुदाय का निर्माण कर लेते हैं। तो जनजातियां चूंकि एक झुंड में रहती हैं, यायावर जीवन जीती हैं और समाज से पृथक पर रहती हैं, तो ये क्या है? वो एक समुदाय में पाई जाएंगी। अगले प्रश्न पर आते हैं, संयुक्त परिवार के कार्य बताइए। संयुक्त परिवार के कार्य बताइए। पहला ऑप्शन ले लेते हैं एकदम, संयुक्त संपत्ति, संयुक्त आवास, एक पूजा स्थल, चौथा सभी। तो इसका जवाब कोई भी बता सकता है कि इसका जवाब होगा सभी, संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार की आमतौर पर परिभाषा यह होती है कि कम से कम 3 या अधिक पीढ़ी के लोग एक साथ रहते हो, उसमें मुखिया की प्रधानता हो, उनकी एक पूजा पद्धति हो, एक उनका निवास हो, एक रसोई हो, संयुक्त आवास हो
और संपत्ति जॉइंट हो, जिसमें एक मुखिया का ही चलता हो, उसे कहा जाता है जॉइंट फैमिली या संयुक्त परिवार। अगला प्रश्न पूछा गया, प्रकार्यात्मक प्रणाली के अनुसार समाज की विशेषता। संगठन, संबंध, स्वतंत्रता और चौथा है सहयोग। प्रकारात्मक प्रणाली के अनुसार समाज की विशेषता क्या है? तो देखो, प्रकार्यात्मक प्रणाली में हर चीज को पॉजिटिव नजरिए से देखा जाता है, सकारात्मक नजरिए से देखा जाता है। तो इसमें संगठन सबसे अच्छा विकल्प है, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति संगठन में रहेगा तो उसी के अंतर्गत सहयोग भी पाया जाएगा, उसी में संबंध भी बनेंगे। यदि आप संगठन में नहीं रहते तो संबंधों का भी कोई मतलब नहीं है और स्वतंत्रता का भी कोई मतलब नहीं है। तो इस संगठन के अंतर्गत ये सभी तत्व शामिल हो जाते हैं। ट्रिकी प्रश्न है जो आमतौर पर जरा सा जल्दबाजी में लगाने पर गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रकार्यात्मक उपागम को अप्रोच कहते हैं, के अनुसार स्पष्टीकरण है। स्पष्टीकरण अनिवार्य, ऐच्छिक, दोनों। ट्रिकी प्रश्न। प्रकार्यात्मक उपागम के अंतर्गत स्पष्टीकरण क्या है, क्लैरिफिकेशन क्या है? अनिवार्य है भैया, क्योंकि आपको अपने कार्यों दायित्वों के प्रति समाज को क्लैरिफाई करना पड़ता है, बताना पड़ता है। अब जैसे मैं इसका एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं, जैसे विवाह जब होता है किसी का, तो उसमें अधिकतम से अधिकतम लोगों को क्यों आमंत्रित किया जाता है? रिश्तेदार्स को, दोस्त फ्रेंड्स को क्यों आमंत्रित किया जाता है? इसलिए कि भाई क्लैरिफाई कर रहे हैं कि हम अपने बच्चे का अमुक व्यक्ति के बेटी से या अमुक व्यक्ति के बेटे से अपनी बेटी का हम विवाह कर रहे हैं। ये क्लैरिफिकेशन है जिसको समाज मान्यता देता है। अगला प्रश्न, आत्मसातीकरण क्या है? एसिमिलेशन कहते हैं इंग्लिश में से। आत्मसात्मीकरण, आत्मसातीकरण, ये सब एक ही बातें हैं। इंग्लिश में एसिमिलेशन क्या है? पहला ऑप्शन लेते हैं, सामाजिक जीवन के सभी तत्वों को आत्मसात करना। दो विकल्प लेंगे, दो में जवाब बताएंगे। एक संस्कृति द्वारा दूसरी संस्कृति को आत्मसात करना। कल इस प्रश्न का मैंने जवाब बताया है। कल के लेक्चर को आप जब हमारे देखेंगे तो उसका जवाब आपको वहां मिल जाएगा। आत्मसात्मीकरण को एसिमिलेशन कहते हैं। एसिमिलेशन, इसका मतलब क्या है? जैसे अब समझाते हैं कि एग्जाम्पल से। जैसे मान लो एक व्यक्ति एक्स जाता है यूएसए, तो वहां पर क्या करेगा? एक्स है, मान लो इंडियन है, तो ये जब यूरोप जाएगा या अमेरिका जाएगा तो वहां की दूसरी संस्कृति को आत्मसात करेगा, यानी कि वहां की लैंग्वेज, फूड कल्चर, लिविंग स्टैंडर्ड आत्मसात करना पड़ेगा।
जरूरी नहीं कि सभी तत्वों को शामिल करे, हो सकता है वो इंडियन रेस्टोरेंट में खाना खाना जाए, लेकिन कुल मिला के वहां की बोली भाषा या कुछ चीजें तो उसे आत्मसात करनी ही होंगी। अगले प्रश्न पर आते हैं। इसमें कहा जा रहा है, यह भी प्रश्न मेरे लेक्चर से है, भाषा संस्कृति की, ये तो डायरेक्ट लाइन है कि वाहक है। ऑप्शन है यस, नो, नन ऑफ द अबव। हाँ, नहीं, पता नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल हाँ। मैंने आप लोगों को लेक्चर में बताया हुआ है कि लगातार आर्यों के आगमन के पश्चात से लगातार जब जनश्रुतियों के माध्यम से संस्कृति को स्थानांतरित जो है ट्रांसफॉर्म किया जाता था, आगे बढ़ाया जाता अगली पीढ़ियों तक, वही चीज आज भी होती जा रही है। अगले प्रश्न पर आते हैं, सामाजिक अभिमत क्या है? यह भी प्रश्न मेरे लेक्चर से है। सामाजिक अभिमत या ओपिनियन, सामाजिक ओपिनियन क्या है? पहला, समाज पर नियंत्रण, समाज पर प्रभाव, दो इसके ऑप्शन है, और तीसरा है बोथ, सामाजिक अभिमत। अब जैसे इसको एक एग्जांपल समझते हैं, मेरे लेक्चर से ही है कल के, समाज पर नियंत्रण। इसका आशय क्या है? समाज पर नियंत्रण कहने का इसका आशय यह है कि जैसे मान लो भारतीय समाज में अनुलोम विवाह का प्रचलन है और कोई प्रतिलोम विवाह कर लेता है, तो क्या होता है? समाज का नियंत्रण होना चाहिए। एक्चुअली वहां समाज पर नहीं, समाज का नियंत्रण। तो कुछ लोग, समाज के उस बिरादरी के लोग उसका तिरस्कार करते हैं, गांव से निकाल देते हैं, खाप पंचायतें बैठती हैं, ये भी पाया जाता है। जहां नहीं बैठती वहां भी उनका तिरस्कार किया जाता है। तो समाज का नियंत्रण बना रहता है ताकि लोग अनुलोम विवाह करें, जो सोशल सिस्टम है, फैमिली और मैरिज का जो कंसेप्ट है वो बना रहे। तो इसलिए सोशल ओपिनियन को हर चीज में बहुत महत्व दिया जाता है, स्पेशली ग्रामीण सामाजिक संरचना में ये चीजें ज्यादा देखने को आपको मिलेंगी। अगला क्वेश्चन, बहुत इजी प्रश्न मेरे लेक्चर से है, इंद्रिय परक संस्कृति। इंद्रिय परक संस्कृति की बात किसने की है? ऑप्शन है वेबर, ऑकबर्न, सोरोकिन। इंद्रिय परक संस्कृति की बात करी है पितृम सोरोकिन ने। इन्होंने 3 प्रकार की संस्कृतियों की बात करी है, आइडिएशनल, आइडियलिस्टिक, लिस्टिक और सेंसेट। डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि इन 3 प्रकार की संस्कृतियों की बात किसने करी? आइडिएशनल, आइडियलिस्टिक और सेंसेट। क्लियर है? और ये इस व्यवस्था को ये पेंडुलम आकार की संरचना बताने की कोशिश करते हैं, पेंडुलम आकार की संरचना, आइडियलिस्टिक को। आगे बढ़ते हैं, यह भी प्रश्न मेरे लेक्चर से है, ज्येष्ठ पुत्र को मिलने वाले अधिकार को क्या कहते हैं? ऑप्शन है वरिष्ठाधिकार,
ज्येष्ठाधिकार, तीसरा है नन। अब बताइए आप लोग इसका जवाब। तो इसको कहते हैं ज्येष्ठाधिकार। ज्येष्ठ पुत्र यानी मान लो एक फादर है, उनके 5 बेटे हैं, तो जो सबसे बड़ा बेटा है उस बेटे को सबसे पहले जो है परिवार को संचालित करने के जो है अधिकार मिलते हैं। एकदम इजी प्रश्न है, इसका तो जवाब कोई भी दे सकता था। आप लोगों को मिताक्षरा और दायभाग कंसेप्ट के बारे में पता होना चाहिए, जो पश्चिम बंगाल में चलता है। मिताक्षरा और दायभाग, विज्ञानेश्वर और जीमूत वाहन उसके फाउंडर हैं। अगला कंसेप्ट है तलाक की व्यवस्था किस अधिनियम पर आधारित है? तलाक की व्यवस्था आधारित है। ऑप्शन है हिंदू विवाह अधिनियम, (1955). दूसरा ऑप्शन है तलाक अधिनियम 1956। तो ये पहला ऑप्शन सही है, ये आपको याद रहे। क्योंकि इसी में एक विवाह की बात करी गई है। हिंदुओं में एक विवाह, मुसलमानों में बहुविवाह। बहुविवाह अधिकतम 4 विवाहों को वहां मान्यता है, जबकि हिंदुओं में एक विवाह को मान्यता दी गई है। उसकी भी पद्धति है अनुलोम प्रकृति की। अगला प्रश्न बहुत इजी प्रश्न है, जिसने मेरे लेक्चर से तो नहीं, चूंकि मैंने थिंकर्स पर भी लेक्चर नहीं बनाए हैं, वो भी पेड ग्रुप के लिए है, यूट्यूब पर नहीं डाला है उनको। समाज एक यथार्थ है, समाज एक वास्तविकता है, किसने कहा है? ऑप्शन है मैकडोगल। कमेंट करके आप लोग जरूर बताएंगे। मर्टन और दरखाइम। इसका जवाब है एमाइल दरखाइम। सोसाइटी, कभी प्रश्न आ जाए, सोसाइटी सोई जनरिस है, समाज स्वयंभू है ना, सामाजिक सुदृढ़ता, ये सब जो कंसेप्ट आ जाए तो उसका जवाब सीधा एमाइल दरखाइम लगाइएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। यह प्रश्न है कि मनोवैज्ञानिक समाजशास्त्र के रूप में किस परिभाषा को किसने अमान्य कर दिया? मनोवैज्ञानिक समाजशास्त्र की परिभाषा को तो एमाइल दरखाइम ने उसे खारिज कर दिया था। ये आपको मैं इसे डायरेक्ट बता दे रहा हूं। अगला प्रश्न है ग्राम से नगर गमन का कारण क्या है? यानी कि माइग्रेशन के बारे में पूछा जा रहा है, प्रवसन के बारे में, प्रवसन। तो उसका कारण क्या है भाई? क्यों लोग शहरों की तरफ जा रहे हैं? अच्छी एजुकेशन, लाइफ स्टाइल और अच्छा और जो है सैनिटेशन। चौथा है ETC, मतलब सभी, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका विकल्प होगा ऑल ऑफ द अबव, सभी सही हैं। अगला प्रश्न बहुत ही मजेदार है और ये कई बार पूछा गया है, मेरे लेक्चर में भी है। समाज संघर्ष मिश्रित सहयोग है, किसने कहा है? मैकाइवर। सेकंड, दूसरा ऑप्शन मार्क्स। तीसरा ऑप्शन ले लेते हैं डेविस, किंग्सले डेविस। इसका आप जवाब लगाएंगे मैकाइवर का। मेरे लेक्चर से ही है, मैकाइवर ने कहा है। अगर आप और ज्यादा देखें पीछे, ये किसने कहा है? प्रतिस्पर्धा शांतिपूर्ण संघर्ष है, ये भी मेरे लेक्चर में है, मैक्स वेबर ने कहा है। और समाज
संघर्ष मिश्रित सहयोग है, यानी समाज में संघर्ष और सहयोग दोनों पाए जाते हैं, ये कहा गया है मैकआइवर के द्वारा। आप लोग एक बार हमारे लेक्चर पर विश्वास करें, और मैंने भी 15% लेक्चर भी यूट्यूब पर नहीं डाले हैं टोटल कोर्स का। आप देख रहे हैं कि अधिकतम से अधिकतम प्रश्न हमारे लेक्चर से ही पूछे जा रहे हैं, लेकिन लोक लुभावन लेक्चर के चक्कर में लोग इधर उधर फंस रहे हैं। अगला, संस्कृति संकुल लेक्चर से प्रश्न, डायरेक्ट आपको प्रश्न मिलेंगे, और मैं कोई भी प्रश्न नहीं छोड़ रहा हूं। जो एक दो प्रश्न नहीं आ रहे हैं उनको भी बता रहा हूं, क्योंकि मैं कंप्लीट लेक्चर में यूट्यूब पर नहीं डाला है मैंने। सांस्कृतिक संकुल क्या है? पहला ऑप्शन, इसमें कला, ज्ञान, प्रथा, क्षमता इत्यादि शामिल है। और दूसरा, इसमें सामाजिक नियंत्रण शामिल है। दो ही विकल्प लेंगे, सांस्कृतिक संकुल, तो इसका जवाब होगा सभी, पहला, यानी कि इसमें कला, विज्ञान, प्रथा, क्षमता इत्यादि शामिल हैं, यानी कि संस्कृति से जुड़ी जितनी भी तत्व हैं उस सब को मिला जुलाकर संस्कृति संकुल का निर्माण होता है। मेरे लेक्चर में आप देखेंगे तो उसका जवाब आपको और विस्तार से मिलेगा, क्योंकि यहां मैं ज्यादा व्याख्या नहीं कर रहा हूं। अगले प्रश्न पर आते हैं। माना का संबंध किससे है? माना नीति दर्रा नहीं है, ये माना प्रथा है। अभी मैंने जो बताया था, टायलर, मैक्स मूलर, फ्रेजर इत्यादि इत्यादि, उसी से जुड़ी हुई बात है। माना क्या है? टोटम वगैरह। इसके पहला ऑप्शन है सिर्फ जड़ वस्तु है। दूसरा ऑप्शन है प्रत्येक वस्तु में जीवन है। जीवन एवं चेतना है। तो जब इसको आप देखेंगे तो इस पे इसका ये बी ऑप्शन सही होगा। माना को एक तरीके के प्रतीक के रूप में देखा जाता है, टोटम के रूप में देखा जाता है, और प्रत्येक वस्तु में जैसे जीव को माना जाता है, यानी कि जो है जो जनजातियां थी, जैसे इमानुएल दुर्कheim ने ऑस्ट्रेलिया के अराउंटा जनजाति का अध्ययन किया, तो उन्होंने पाया कि वो लोग टोटम को यूज करते हैं, पत्थर को रख लेते हैं, मरे हुए कौवे को लटकाते हैं, पेड़ों की पूजा करते हैं। तो वो कहते हैं प्रत्येक वस्तु में जीवन और चेतना है, इसलिए वो पूज्य है। तो माना का कंसेप्ट ये है। अगला प्रश्न जो मेरे ऑडियो लेक्चर में आपको मिलेगा, आदर्श ग्रामीण समाज की विशेषता क्या है? आदर्श ग्रामीण समाज की विशेषता। पहला ऑप्शन आवागमन, दूसरा संचार, तीसरा ऑप्शन ऋणग्रस्तता का अभाव। इस पॉइंट को ध्यान से देखने की जरूरत है। चौथा है आल। तो चूंकि आदर्श पूछा है, आदर्श, तो इसलिए आवागमन, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो, संचार नेटवर्क कनेक्टिविटी अच्छी हो, और ऋणग्रस्तता जो कि ग्रामीण समाज की विशेषता है, जो वहां किसान ऋणग्रस्तता का शिकार है, लेकिन चूंकि आदर्श ग्रामीण व्यवस्था के बारे में पूछा है तो उसका विकल्प सभी होगा। जहां सड़कें, नाली है ना, सामुदायिक केंद्र, ये सब कुछ बने हों, ये आदर्श ग्रामीण व्यवस्था की व्यवस्था। जैसे प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, दीनदयाल उपाध्याय योजना, लोहिया ग्राम योजना, अंबेडकर योजनाएं इत्यादि इत्यादि जो चलाई गई थी। अगले प्रश्न पर आते हैं। उद विकास का क्या अर्थ है? उद विकास क्या है? तो उद विकास मित्रों, सरलता से जटिलता की ओर विकास उद विकास कहलाता है। ऑप्शन ले लेते हैं। पहला है सरलता से जटिलता,
सरलता से जटिलता की ओर विकास। दूसरा ऑप्शन है समानता की ओर जाना। तीसरा ऑल रॉन्ग। तो इसका सरलता से जटिलता की ओर विकास उद्विकास है। समानता की ओर जाना कहा जाएगा सोशलिज्म, समाजवाद कहा जाएगा। अगला प्रश्न बहुत बढ़िया प्रश्न, डायरेक्ट लेक्चर से। प्रस्तुति और भूमिका का कंसेप्ट किसने दिया? रॉल्फ लिंटन, बोगार्डस, मकाइवर और चौथा है आल। तो इस कंसेप्ट को दिया है रॉल्फ लिंटन ने। रॉल्फ लिंटन ने, मेरे लेक्चर से ही है, आप मेरा प्रस्तुति का चैप्टर देख लीजिए, वहां पर आपको सबसे पहले यही मिलेगा। अगला है सांस्कृतिक सापेक्षवाद क्या है? यह भी प्रश्न मेरे लेक्चर से है, आप मेरा वीडियो देखिए, आपका जवाब मिल जाएगा। सांस्कृतिक सापेक्षवाद क्या है? पहला, प्रत्येक समुदाय का व्यवहार अपनी संस्कृति से हो। दूसरा, समस्त व्यवहार एक प्रकार के हों। पहला ऑप्शन सही होगा, पहला ऑप्शन। सांस्कृतिक सापेक्षवाद को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लो यूएस की कल्चर और इंडिया की कल्चर, इंडिया की संस्कृति, तो हम अपनी संस्कृति को बेहतर माने, उसके अनुसार हम अपने हाव भाव व्यवहार करें, अपने जीवन को जिएं, अपनी प्रथाओं, परंपराओं, मान्यताओं को फॉलो करें। ये इसका जवाब है। अगला प्रश्न है जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसका जवाब सबको पता है जो होगा, जिसने भी जरा से भी हिस्ट्री पढ़ी होगी। धातु का प्रयोग सबसे पहले कहां हुआ? सर्वप्रथम धातु का प्रयोग सर्वप्रथम कहां हुआ? तो सबसे पहले आप लोगों को पता है तांबा का आविष्कार हुआ है, और कहां हुआ है? सभ्यता के स्तर पर। दूसरा है पाषाण स्तर पर। तो पहला विकल्प सही है, सभ्यता के स्तर पर हुआ है इसका विकास। अगला प्रश्न, क्षेत्रवाद क्या है? पहला ऑप्शन, क्षेत्रवाद एक सीखा हुआ व्यवहार है। बिल्कुल, क्षेत्रवाद एक सीखा हुआ व्यवहार है। दूसरा ऑप्शन, क्षेत्रीयता पर बल। तीसरा है ऑल। इसके दोनों विकल्प सही हैं। कैसे? अब जैसे अभी आप देखते हैं कि कई राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, वहां क्षेत्रीयता पर जोर दिया जाता है। जैसे मराठी मानुष कहेंगे मराठियों के अलावा यहां सबको भगा दो, तो ये क्या है? क्षेत्रीयता पर है। तो ये सीखा हुआ व्यवहार है कि नहीं, कि अपने क्षेत्र को हम तवज्जो दें। जैसे अभी आपने देखा हाल में हरियाणा में कहा गया कि प्राइवेट जॉब्स में भी 75% रिजर्वेशन हरियाणा के लोगों का होगा। तो ये बात है, क्षेत्रीयता पर बल, अपनी क्षेत्रीयता को ज्यादा बेहतर बताने की कोशिश करना। अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए
संगठन कौन है? स्वैच्छिक संगठन बताना है। पहला ऑप्शन है भारतीय अनुसूचित जाति संगठन, एससी संगठन। दूसरा ऑप्शन है भारतीय आदिम जाति संगठन, आदिम जाति सेवक संगठन। तीसरा है दोनों। तो इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब होगा बी ऑप्शन, भारतीय आदिम जाति सेवक संगठन। ये एससीज के अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए एक स्वैच्छिक संगठन है। स्वैच्छिक संगठन कौन होते हैं? सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि कौन समुदाय को गोत्र में बांटता है? कौन समुदाय को गोत्र में बांटता है? पहला क्षेत्र की भावना, दूसरा जनसंख्या, तीसरा हम की भावना, वी फीलिंग, और चौथा है आल। तो इसका जवाब सही है क्षेत्र की भावना। इसलिए कहते हैं ना कि कोई कहेगा कि जो है हम अलग जगह के ब्राह्मण हैं, हम कोई कहेगा, जैसे कोई कहेगा कि कश्मीरी ब्राह्मण, कोई कहेगा पश्चिम बंगाल के ब्राह्मण, जमुना पारी ब्राह्मण इत्यादि इत्यादि। तो अपने आप को क्षेत्र के आधार पर भी हम तो वहाँ के फला गोत्र से बिलोंग करते हैं, है ना, ये तो नीचे के गोत्र से आते हैं। ये सब तमाम चीज़ें हमारे समाज में चल रही हैं। अगला प्रश्न है पंचायती राज से जुड़ा। पंचायती राज प्रणाली। तो पंचायती राज क्या है? पहला ऑप्शन प्रजातांत्रिक है, गैर संवैधानिक, गैर संवैधानिक है, तीसरा है दोनों। इसका जवाब आप क्या देंगे? इसका जवाब दिया जाएगा कि जो पंचायती राज प्रणाली है ये बेसिकली प्रजातांत्रिक प्रणाली है, लोकतांत्रिक प्रणाली है। ये 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में इसे संवैधानिक मान्यता मिल गई थी, जबकि इसकी स्टार्टिंग 1959 में राजस्थान के नागौर जिले से बलवंत राय मेहता के रिकमेंडेशंस पर जो है प्रभावी हुई थी, जबकि 1957 में इसका गठन हुआ था। ये आप लोगों को पता रहना चाहिए। और अगले प्रश्न पर आते हैं, ग्रामीण एवं नगर। अगला प्रश्न है गांव एवं नगर का मुख्य अंतर क्या है? यदि पूछा जाए कि गांव और नगर का मुख्य अंतर क्या है, तो ये नॉन सोशियोलॉजिकल बैकग्राउंड के लोग भी इस प्रश्न का जवाब दे देंगे। कॉमन सेंस पर बेस्ड जवाब है। गांव एवं नगर का मुख्य अंतर बताइए। पहला ऑप्शन जनघनत्व, दूसरा ऑप्शन रहन सहन, तीसरा ऑप्शन भौगोलिक सीमा, चौथा है आल। देखो, जब इसका जवाब हम दे रहे हैं तो ये ट्रिकी क्वेश्चन भी है, लेकिन आमतौर पर लोग इसका जवाब आल लगा देंगे, सभी सही लगा देंगे, लेकिन इसका जवाब नहीं सही है। रहन सहन का स्तर सदैव गांव का भी अपने स्तर का है और शहरों का भी अपने स्तर का है। भौगोलिक सीमा गांव में भी पाई जाती है, शहरों में भी पाई जाती है, कोई भी क्षेत्र भौगोलिक सीमा के बिना नहीं है। लेकिन जनघनत्व एक महत्वपूर्ण तत्व है। जैसे अगर हम दिल्ली में देखें तो 11,000 से ज़्यादा लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, जबकि क्या गांव में ऐसा है? नहीं है। पूरे भारत का जनघनत्व है 382 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, लेकिन क्या ऐसा शहरों में है? शहरों में जनघनत्व सदैव बहुत ज़्यादा है।
और अब मित्रों हम लोग अपने लेक्चर का लास्ट प्रश्न लेंगे। पंचायती राज प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? पंचायती राज प्रणाली का मुख्य उद्देश्य, पहला ऑप्शन है प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण, दूसरा प्रजातांत्रिक केंद्रीकरण, और तीसरा है उत्तरदायी सरकार, चौथा है आल। अब यहां पर इसका जो जवाब है पहले बता देता हूं, फिर व्याख्या बता देता हूं। जवाब है प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण। यानी हमारे भारत में किस प्रकार की व्यवस्था पाई जाती है? दो स्तरीय थी, केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर। यानी कि यहां भी विधानसभा विधान परिषद होती है, यहां भी लोकसभा और राज्यसभा होती है। लेकिन अब पंचायती राज व्यवस्था में ये तीसरे प्रकार का स्तर शुरू हुआ है, जिसे ग्राम, खंड और जिला स्तर पर, ग्राम, खंड और जिला स्तर पर देखा जाता है। तो ये पंचायती राज विकेंद्रीकरण की स्थिति है। जबकि केंद्रीकरण में क्या होगी? सत्ता सिर्फ केंद्र के हाथ में आ जाए। उत्तरदायी सरकार तो पूरी सरकार का जिम्मेदारी है ही है, लेकिन सबसे अच्छा विकल्प है, मुख्य उद्देश्य है ज्यादा से ज्यादा सत्ता का विकेंद्रीकरण करना है। तो इस प्रकार से मित्रों हमने 50 प्रश्न कंप्लीट किए हैं। 50 प्रश्नों में आप लोग हमारे लेक्चर से मिलाइए, देखिए, और आपको हमारा ये लेक्चर कैसा लगता है, हम इस पर और आगे वीडियो बनाएं कि ना बनाएं, आप अपने कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइए। और आशा है कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ़ायदा मिला होगा। यदि कोई कैंडिडेट पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कॉल करें 7054161270 पर। वो दूसरे लोगों से तुलना करके हमारे साथ जुड़े, अंधभक्ति में बिल्कुल ना आए, लेकिन बेहतर से बेहतर मटेरियल, बेहतर से बेहतर जो है लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, ये मेरी तरफ से गारंटी है। थैंक यू वेरी मच।